हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहित। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये मेटल एंड नॉन मेटल का 9th वीडियो है स्टूडेंट्स, और अगर आपने प्रीवियस 8 वीडियोस नहीं देखे हैं तो डू चेक आउट देम फर्स्ट, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो अभी तक हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कर बनाते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट्स, और वो प्रॉपर्टीज आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सो प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं आयनिक कंपाउंड की। पहले हम पढ़ेंगे कि किससे बने होते हैं। तो सो दे आर कंसिस्ट ऑफ आयंस, मतलब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयन से बने होते हैं और मॉलिक्यूल से नहीं बने होते, आयन से बने होते हैं। अब ये आयन होते क्या है, आयंस होते क्या हैं? सो आयंस होते हैं स्टूडेंट्स वो ऐसे एटम्स होते हैं जो कि चार्ज्ड होते हैं, यानी उनमें या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज होता है किसी प्रकार का, प्लस माइनस का। ओके, सो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है वो होता है कैटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है वो होता है स्टूडेंट्स एनायन। ओके, सो क्योंकि जो हमारे मेटल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो ये कैटायन बनाते हैं, और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो ये एनायन बनाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, और ये सोडियम और ये क्लोरीन, मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कर क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है स्टूडेंट्स। तो हमने देख लिया कि दो आयन से क्या बन गया, एक आयनिक कंपाउंड बन गया स्टूडेंट्स। ओके, अब हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट के ऊपर, फिजिकल नेचर के ऊपर बात करेंगे आयनिक कंपाउंड के, कि आयनिक कंपाउंड जो होता है वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्या वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्या वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या फिर वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है आयनिक कंपाउंड होते हैं, हमें पता है इनमें एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, एक नेगेटिव कैरेक्टर है ना। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगी, क्योंकि अनलाइक चार्जेस है, उल्टे हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स होती है वो हम पढ़ चुके हैं। क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और ये फोर्स स्टूडेंट्स बड़ी स्ट्रांग होती है। ओके, सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या करती है, बहुत पास जोड़ के रखती है आयंस को एकदम चिपका कर रखती है। अब हमने बचपन में क्या पढ़ा है छोटी क्लासेस में, कि हम ऐसे टेबल बनाते थे और बॉक्स बनाते थे, और क्या कहते थे कि जिसमें बहुत पास है पार्टिकल्स वो क्या है, वो सॉलिड है, और जिसमें थोड़े दूर है वो क्या है, लिक्विड है, और जिसमें बहुत दूर है वो क्या है, गैसेज है स्टूडेंट्स। सो इसमें क्या है, जो आयंस है वो बहुत पास है, बहुत चिपके हुए हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कैसा बन गया स्टूडेंट, सॉलिड फॉर्म में बन गया। जो हमारा आयनिक कंपाउंड होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और सॉलिड है तो हार्ड होता है स्टूडेंट्स। ओके, हमें पता लग गया क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन पॉजिटिव कैटायन और नेगेटिव एनायन स्टूडेंट्स। ओके, अब कुछ और बात इसके ऊपर, जो हमारा आयनिक कंपाउंड होता है वो सॉलिड तो होता है पर ब्रिटल होता है स्टूडेंट्स। ब्रिटल क्या है स्टूडेंट्स, हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जब प्रॉपर्टीज कर रहे थे तब हमने सीखा था ब्रिटल वर्ड का मतलब होता है ब्रेकेबल, यानी किसी चीज पर अगर हम फोर्स लगाए या प्रेशर लगाए किसी तरह का तो वो चीज टूट जाएगी या ब्रिटल हो जाएगी, यानी ऑन अप्लाइंग फोर्स ब्रेक इनटू पीसेस, यानी किसी चीज पर अगर हम फोर्स लगाएंगे या फिर हम प्रेशर लगाएंगे तो वो टूट जाएगी। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कि वो ब्रिटल है। तो जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट्स वो ब्रिटल होते हैं, यानी उनको जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो कि नॉर्मल सॉल्ट होता है हमारा कॉमन सॉल्ट। इसका जो रॉक सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट जो स्टोन की फॉर्म में होता है, उसको हम तोड़ सकते हैं फोर्स लगाकर, और उससे क्या बन जाता है, पाउडर बन जाता है सॉल्ट का। ओके, तो ये एग्जाम्पल भी है इसका कि जो हमारा आयनिक कंपाउंड होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। आयनिक कंपाउंड हमेशा याद रखना है मेटल्स और नॉन मेटल से मिले होकर बने होते हैं, मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं आयनिक कंपाउंड स्टूडेंट्स। ओके, अगली बात कर लेते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, सपोज करो मेरे पास एक सॉलिड है, और इस सॉलिड को मैंने हीट करना चालू कर दिया, अब हीट में कर रहा हूं तो मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं, तो क्या होगा, वो सॉलिड जो है वो मेल्ट करेगा, यानी वो पिघलेगा किसमें, लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड बनने लग जाएगा धीरे धीरे। तो जिस
पॉइंट पर वो लिक्विड बन जाएगा, जिस हीट के पॉइंट पर वो लिक्विड बन जाएगा, उस पॉइंट को कहते हैं स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। और जब वो लिक्विड बन गया, मैं उसको फर्दर और हीट कर रहा हूँ, और हीट करे जा रहा हूँ, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो बॉईल करने लग जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो गैसेस बनकर ऊपर, वेपर्स बनकर ऊपर राइज करने लग जाएगा, उड़ जाएगा। यानी पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड बना, और अब गैसेस बनने लग जा रहा है ना। तो जिस पॉइंट पर वो वेपर्स बनने लग गया, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, सो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है हम पता कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी या कह लो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है। क्यों? टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। जो इंटर आयनिक मतलब आयन और आयन के बीच में अट्रैक्शन होती है ना, उसको तोड़ने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है। तो उसको तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयनिक बॉन्डिंग है इनके बीच में, आयंस के बीच में आयनिक बॉन्डिंग है जो कि स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसे तोड़ने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और हाई टेम्परेचर चाहिए तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है और हाई बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स। ओके, एग्जाम्पल क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि हमारा एक आयनिक कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1074 केल्विन, ये केल्विन में दे रखा है स्टूडेंट्स। कैल्शियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1045, और कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 2850। मैग्नीशियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 981। ये केल्विन में है स्टूडेंट्स। अगर आपको इनको सेल्सियस में चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो बड़ी आसानी से। केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन होता है हमें पता है कि जो 273 केल्विन होता है वो 0 डिग्री के बराबर होता है, और उसके बाद आप 273 में जितने भी बढ़ाओगे उतने आप डिग्री सेल्सियस में बढ़ाओगे। तो आप इसमें से 273 माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा। तो जो सोडियम क्लोराइड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1074 है, इसमें जब मैं 273 माइनस करूँगा तो 273 जब मैं इसमें माइनस कर दूंगा तो 801 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो केल्विन स्केल में है ये 1686, पर जब मैं इसको डिग्री स्केल में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1413 डिग्री सेल्सियस स्टूडेंट्स। तो इस तरह आप बाकियों के भी निकाल सकते हो। आप यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो कि डिग्री सेल्सियस में 801 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है। आपको पता है, आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी आपने 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया तो जो वाटर है वो बॉईल कर जाएगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना ज्यादा है, 1000 से भी ज्यादा है, मतलब 10 टाइम्स से भी ज्यादा है, 14 टाइम्स है स्टूडेंट्स। ओके, तो आप सोच सकते हो कि जो आयनिक कंपाउंड है इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना हाई होता है। तो आइए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? सॉल्युबिलिटी का मतलब कि कोई कंपाउंड किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है या नहीं, कि अगर हम उस कंपाउंड को सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो घुलेगा या नहीं घुलेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोल रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। जो वाटर है ना, जो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो वाटर है जिसका फॉर्मूला होता है H2O, तो उसमें सॉल्यूबल है हमारे आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और इसका हमने रियल लाइफ प्रैक्टिकल भी देख रखा है अपनी लाइफ में कि जो NaCl होता है सॉल्ट, उसको जब हम वाटर में डालते हैं तो वो घुल जाता है अच्छी तरह, पानी में नमक घुल जाता है अच्छी तरह। तो हमने देख रखा है ये क्या होता है स्टूडेंट्स। वाटर की क्या प्रॉपर्टी होती है? वाटर की क्या प्रॉपर्टी होती है? इट वीकन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड। यानी जो वाटर है ये क्या करता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना बिटवीन आयंस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ये उसको क्या करता है? वीक करता है, उसको कमजोर बनाता है। और कमजोर बनाता है तो क्या करता है? सोडियम Na+ को अलग कर लेता है और Cl- एनायन को अलग कर लेता है, यानी आयंस को अलग अलग कर देता है। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बहुत फेमस है, अच्छे से याद रखना है आपको, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। वाटर की इस प्रॉपर्टी को जिसमें वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड को वीक कर देता है, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। सो वाटर की जो डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो वेरी हाई होती है, बहुत हाई होती है, यानी ये आसानी से इनको डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर। देखो हमने इस बीकर में वाटर ले रखा है, हमने NaCl यानी सॉल्ट डाला, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड डाला, तो क्या हुआ इसने? वाटर की डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हाई होती है, तो ये क्या करेगा? इनके बीच की जो आयनिक फोर्स है, जो इनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको क्या करेगा? ये वीकन करेगा और इनको दूर दूर करता रहेगा, और Na को अलग कर देगा फाइनली, और Cl को अलग कर देगा, और इसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, यानी जो हमारा NaCl है सोडियम क्लोराइड वो सॉल्यूबल हो जाएगा वाटर में स्टूडेंट्स। ओके, तो जो वाटर की प्रॉपर्टी याद रखना है, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी,
हमने देख लिया जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल होते हैं किस में? वाटर में स्टूडेंट्स। पर क्या अगर मैं कोई और सॉल्वेंट लूँ तो उसमें भी ये आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं? स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दो तरह के सॉल्वेंट्स होते हैं, दो कैटेगरी में हम सॉल्वेंट को कैटेगराइज करते हैं, एक पोलर सॉल्वेंट और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जो पोलर सॉल्वेंट है वो वाटर है स्टूडेंट्स, वाटर है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें आते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक वर्ड आपने जहां भी सुन लिया ना तो वो ऑर्गेनिक किससे रिलेटेड है? कार्बन से रिलेटेड है, यानी उस कंपाउंड में कार्बन तो जरूर आएगा अगर ऑर्गेनिक है स्टूडेंट्स। तो इसी कार्बन की इतनी वर्सेटाइल प्रॉपर्टी के बेस पर हमने एक केमिस्ट्री का एक पार्ट ही बना दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें सारी कार्बन की बातें होती है स्टूडेंट्स। ओके, सो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसमें कार्बन होता है उसमें जो हमारा आयनिक कंपाउंड है जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कोई भी कंपाउंड जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल रिएक्ट कर बने हो। ओके, तो ऐसा कंपाउंड जो आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, वो इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के क्या एग्जांपल है आइए देख लेते हैं। एल्कोहल C2H5OH, क्या है इसमें? कार्बन है, तो ये भी क्या है? इनसॉल्युबल है। जो आयनिक कंपाउंड है हमारा सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड कुछ भी है तो वो इसमें इनसॉल्युबल है, यानी घुलेगा नहीं। अगर आप नमक को अल्कोहल में डालोगे या केरोसिन ऑयल में डालोगे तो आप क्या फाउंड करोगे कि वो उसमें डिसॉल्व नहीं होता। ये आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हो। अल्कोहल, ग्लूकोज और केरोसिन ऑयल होता है ना जो, और ईथर आपने सुना नहीं होगा पर आगे आने वाली क्लासेस में आप ईथर सुनोगे कि ईथर एक सॉल्वेंट होता है स्टूडेंट्स, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। और बेंजीन, ये भी आपने शायद सुना हो। और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हम क्या बात करने वाले हैं? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने देख लिया। जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं सच एस अल्कोहल, ग्लूकोज, केरोसिन, ईथर, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें ये इनसॉल्युबल होते हैं स्टूडेंट्स, इनसॉल्युबल होते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं या नहीं कराते, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं या नहीं देते। कौन? आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ओके, तो जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड है, पहले हमें ये सीखना है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए हमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो पहली चीज़ है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट हो सकती है। अब जो मेटल्स होते हैं, मेटल के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आसानी से कंडक्ट हो जाती है मेटल्स में। और दूसरी चीज़ क्या है स्टूडेंट्स? फ्री आयंस। अगर आपके पास चार्ज्ड आयंस है, चार्ज्ड आयंस क्या होते हैं? जो चार्ज एटम्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज होता है, या फिर कैटायन या फिर एनायन। ओके, तो जो फ्री आयंस है, अगर आयंस है तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। शर्त क्या है कि फ्री आयंस होने चाहिए। फ्री आयंस यानी फ्रीली मूविंग आयंस होने चाहिए। ओके, अगर फ्रीली मूविंग आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आराम से हो जाएगी। अब देखो जो हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है, ये 3 स्टेट में हो सकता है स्टूडेंट्स, या सॉलिड स्टेट में हो सकता है, सॉलिड ठोस एकदम डेंस, और एक्वस सॉल्यूशन में हो सकता है। एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर। कहीं पर भी आपने एक्वस वर्ड सुन लिया स्टूडेंट्स, एक्वस वर्ड सुन लिया तो आपको एकदम से याद आ जाना चाहिए कि एक्वस का मतलब होता है वाटर। जिस तरह आपने ऑर्गेनिक से याद करा था कार्बन को, उस तरह आप याद कर सकते हैं एक्वस से वाटर को स्टूडेंट्स। तो एक्वस सॉल्यूशन यानी जो आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, उसका एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर वाला सॉल्यूशन। ओके, अगला है हमारे पास मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में हमें मिल सकता है आयनिक कंपाउंड, यानी जब वो मेल्ट हो चुका है पूरा, हमने उसको इतना हीट कर दिया है कि वो मेल्ट हो चुका है सॉलिड से। ओके, तो आइए पढ़ लेते हैं कि किस किस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और किस में नहीं होगी। सॉलिड में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं हो सकती। सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती आयनिक कंपाउंड की। क्यों नहीं होती आइए वो बात कर लेते हैं। क्योंकि फ्री आयंस आर एब्सेंट। जो फ्री आयंस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब आप लोग कहोगे कि जो हमारा सॉलिड है, जैसे NaCl ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं अपने एग्जांपल के लिए, कि जो NaCl है इसमें आयंस तो है, Na+ है और Cl- है। माना मैंने, आयंस है, बिल्कुल है, पर जो फ्री आयंस है वो एब्सेंट है। और शर्त क्या है इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के लिए कि फ्री आयंस होनी चाहिए। फ्री आयंस एब्सेंट क्यों है? क्योंकि जो आयंस है ना वो फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो आयंस है वो फ्री टू मूव नहीं है। क्यों नहीं है फ्री टू मूव? बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उस स्ट्रॉन्ग फोर्स के होने की वजह से जो हमारे आयंस होते हैं वो एकदम चिपके होते हैं टेंसली, और ये मूव नहीं कर पाते, फ्री नहीं होते। ओके, तो जो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती, सॉलिड जो भी नमक है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। ओके, और एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, जब हमने इसको वाटर में डाल दिया, तो वाटर में अभी हमने पढ़ा है क्या होता है कि जो वाटर में जब हमने NaCl को डाला, सोडियम क्लोराइड को डाला जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, या किसी भी और कंपाउंड को डाला जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ है, वो वाटर की प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो क्या होती है कि इट वीकन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयनिक आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये जो आयंस होते हैं ना आयनिक कंपाउंड के, इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देता है और इनको अलग अलग सेपरेट कर देता है। अब ये Na+ और Cl- फ्री आयंस बन चुके हैं, फ्री आयंस बन चुके हैं स्टूडेंट्स वाटर के अंदर। तो जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, आयंस आर फ्री, आयंस जितने भी होते हैं वो फ्री होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट कराई जा सकती है। और मोल्टन स्टेट की अगर हम बात करें तो पहले वो सॉलिड था, हमने उसको हीट करा और उसको मेल्ट कर दिया। अब हमने उसको हीट करा है तो उसके जो पार्टिकल्स थे पहले डेंसली थे, अब वो उसके पार्टिकल में हमने उसको एनर्जी दी तो उसके पार्टिकल क्या हो गए, लूज हो गए। तो जो उसके आयंस है इसमें भी वो फ्री है, आयंस फ्री है मोल्टन स्टेट में भी, तो ये भी क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को आराम से कंडक्ट करेगी स्टूडेंट्स। ओके, देखो पहले NaCl था, जब मैंने इसको हीट करा तो Na+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया। अब फ्री आयंस आ चुके हैं, तो फ्री आयंस आ गए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तो आराम से कंडक्ट होगी। तो हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, आयनिक कंपाउंड की। सबसे पहले हमने देखा कि आयन से बने होते हैं, आयन से कंसिस्ट होते हैं क्या, आयनिक कंपाउंड। फिर हमने देखा कि इनका फिजिकल नेचर कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। फिर हमने देखा कि ये ब्रिटल भी होते हैं, यानी टूट सकते हैं। उसके बाद हमने हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखा कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। फिर अभी हमने देखा सॉल्युबिलिटी के जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल होते हैं। फिर हमने लास्टली देखा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह कंडक्ट करते हैं। हमने देख लिया सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करते क्योंकि आयंस फ्री एब्सेंट होते हैं, आयंस फ्री नहीं होते मूव करने के लिए बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक्वस सॉल्यूशन में फ्री होते हैं आयंस, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। और मोल्टन स्टेट में फ्री होते हैं आयंस, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। So that's all for today's guys. If you have any query then let me know in the comment section and I'll talk to you there. And if you found this video helpful for yourself, so do give this video a big thumbs up और इस वीडियो को शेयर कर देना यार, और ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। So that's all for today's guys. Until the next video, keep practicing, keep learning. I am Mohit and I thank you so much for watching.